हेलो स्टूडेंट्स और बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमिनिंग वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा की चलन गति को निर्धारित करने वाले तत्व। सुनिए इसमें नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा। यदि मुद्रा की मात्रा चलन में कम है तो इसकी गति अधिक होगी, क्योंकि वही मुद्रा बार बार प्रयोग में लाई जाएगी। इसके विपरीत स्थिति में चलन गति कम होगी। नंबर 2 मोड्स ऑफ परचेज क्रय की किस्म। यदि उधार माल क्रय करने की प्रथा प्रचलित है तो तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता न होने के कारण मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। नंबर 3 सेविंग्स हैबिट्स ऑफ पीपल। जनता में बचत की आदत। यदि जनता अपनी आय का अधिक भाग बचाकर रखती है तो चलन गति कम होगी, और यदि बचत की आदत कम होगी तो चलन गति अधिक होगी। नंबर 4 मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट। उधार का भुगतान की रीति। यदि भावी भुगतान को साल में 1-2 बार चुकाने की प्रथा है और भुगतान बड़ी मात्रा में किया जाता है तो चलन गति कम होगी, और यदि बार बार छोटी छोटी मात्रा में भुगतान किया जाता है तो चलन गति अधिक होगी। नंबर 5 लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक। जनता में द्रव्य तरलता पसंदगी। यदि व्यापारी एवं जनसाधारण अपने दैनिक कार्यों के लिए धन अधिक रखते हैं तो मुद्रा की चलन गति कम होगी, और यदि धन कम रखते हैं तो चलन गति अधिक होगी। नंबर 6 मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। मजदूरी चुकाने की रीति। यदि मजदूरी लंबे काल के पश्चात मिलती है तो अधिकांश मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने पास नगद रुपया अधिक मात्रा में रखेंगे, जिसके कारण मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी का भुगतान शीघ्र और बार बार होता है तो मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। नंबर 7 कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों की दशा। यदि देश में यातायात एवं संदेश वाहन के साधन उन्नत दशा में हैं तो व्यावसायिक सीमा का विस्तार होगा, क्रय विक्रय बढ़ेगा। इसके फलस्वरूप मुद्रा की चलन गति भी बढ़ेगी। नंबर 8 कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की दशा। साधारणतः जिस देश की आर्थिक स्थिति जितनी अधिक दृढ़ होगी वह उतना ही अधिक विनिमय होगा, परिणाम स्वरूप चलन गति अधिक होगी। नंबर 9 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का घनत्व। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक है तो मुद्रा की चलन गति अधिक होगी, क्योंकि मुद्रा बहुत से व्यक्तियों के हाथों से हस्तांतरित होती है। जनसंख्या कम होने पर उसकी चलन गति भी कम हो जाएगी। नंबर 10 मोबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। साख पत्र की गतिशीलता। यदि साख पत्रों जैसे चेक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लेखे में शीघ्रता से जमा कर हस्तांतरण होता है तो साख की चलन गति अधिक होगी। अगला टॉपिक आता है हमारा द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कैम्ब्रिज का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत अथवा या और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैश बैलेंस अप्रोच, यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत नकद को शेष दृष्टिकोण। सुनिए इसमें नकद शेष समीकरण का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पीगू, कीन्स, रॉबर्टसन ने किया, इसलिए इसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है।
प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने तीव्र आलोचनाएं की। उन्होंने बताया कि फिशर ने बैंकों में लोगों के द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष और बैंकों द्वारा किए जाने वाले निक्षेपों को कोई महत्व नहीं दिया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मुद्रा का परिमाण नहीं करता, वरन कुल मुद्राओं में से मुद्रा की केवल वह मात्रा ही मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करती है। ऐसा लोग नकद रूप में संचित करते हैं, इसलिए उनके विचार को नकद संचयन दृष्टिकोण कहते हैं। यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व देता है, इसलिए इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आता है मेन एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी, सिद्धांत के आधारभूत तत्व। इस सिद्धांत के आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति। सुनिए, मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर जनता के पास उपलब्ध नोटों, सिक्कों तथा बैंकों में मांग का जोड़ है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति बराबर नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा। कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का संबंध समय के बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम से है, जबकि फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा पूर्ति का संबंध समय की अवधि से होता है। समय की अवधि में मुद्रा की पूर्ति पर चलन गति का प्रभाव पड़ता है, परंतु समय के बिंदु पर चलन गति का प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2, डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग मुद्रा को नकद शेष अर्थात नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है, जबकि फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है। इस प्रकार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं करती, बल्कि मूल्य के संचय का भी कार्य करती है। अतः लोग नकद कोषों के रूप में मूल्य का संचय करते हैं, जिसका प्रयोग वे अपनी सुविधा अनुसार विनिमय के माध्यम के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी वास्तविक आय का जितना भाग नकद रूप में रखना चाहते हैं, उसे ही मुद्रा की मांग कहा जाता है। नंबर 3, इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। मुद्रा की मांग में वृद्धि व कमी का अर्थ। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो जब मुद्रा की मांग की जाती है नकद कोष के रूप में रखने के लिए, तब इसका आशय यह होता है कि वस्तुओं सेवाओं को नहीं मांगा जा रहा है। यदि समाज में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो यह अर्थ हुआ कि समाज मुद्रा को नकद कोष के रूप में रखकर मुद्रा को रोके रहता है, सेवाओं पर व्यय कम कर देता है। इस प्रकार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने से आशय यह होता है कि समाज में वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कम हो जाते हैं तो उनका मूल्य गिर जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत इसमें है जब मुद्रा की मांग कम हो जाती है तो इसका आशय यह होता है कि समाज की वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च अधिक हो गया है, और जब वस्तुओं पर खर्च हो जाता है तो उनका मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मांग में वृद्धि का अर्थ है कम खर्च, वस्तुओं का कम मूल्य, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा की मांग में कमी का अर्थ है अधिक खर्च, वस्तुओं का अधिक मूल्य, मुद्रा का कम मूल्य। अतः मुद्रा की मांग व मुद्रा के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशंस, यानी कि कैम्ब्रिज के समीकरणों की आलोचनाएं। इसमें नंबर 1 है स्टैटिक थ्योरी, स्थैतिक सिद्धांत। यह एक ऐसा
पर्याप्त मौद्रिक सिद्धांत नहीं हैं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मूल्यों की प्राविगिक प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकती हो। यह प्राविगिक संसार की जटिल आर्थिक समस्याओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। नंबर 2, स्पेशलाइजेशन मोटिव्स। मुद्रा और सट्टा उद्देश्य। मोटिव्स का मतलब सट्टा उद्देश्य। इसमें मुद्रा की उस मांग पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है जो सट्टेबाजी के उद्देश्य से फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जिनका मुद्रा की कुल मांग को निर्धारित करने में एक विशेष महत्व होता है। नंबर 3, अनरियल एज्यूम्शंस। अनुचित मान्यता। फिशर के समीकरण की भांति इस समीकरण भी में के तथा टी को निश्चित मान लिया गया है जो सर्वथा अनुचित है। नंबर 4, टाइप ऑफ सेविंग्स। निक्षेपों की श्रेणी। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार कैम्ब्रिज समीकरण में उन कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है जो विभिन्न वर्ग के निक्षेपों अर्थात बचत, चालू तथा स्थायी जमा के अनुपात में होने से उत्पन्न होती है। नंबर 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दर। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण ब्याज दर की भूमिका को मान्यता देने में असफल रहा है। इसमें ऐसा लगता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कीमतों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं जो कि उचित नहीं है। नंबर 6, इनकम्प्लीट थ्योरी। अपूर्ण सिद्धांत। नकद शेष सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत नकद कोषों को प्रभावित करने वाले केवल एक तत्व अर्थात वर्तमान आय को महत्व देता है, परंतु नकद कोष कई अन्य तत्वों जैसे कीमत स्तर, मौद्रिक आदतें, व्यावसायिक ढांचे आदि पर भी निर्भर करता है। इस सिद्धांत में इन तत्वों की अवहेलना की गई है। नंबर 7, लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। मूल्य सिद्धांत तथा मौद्रिक सिद्धांत के समन्वय का अभाव। डॉन पैटिंगटन के अनुसार नकद शेष समीकरण में मूल्य सिद्धांत या सापेक्ष मूल्यों तथा मुद्रा सिद्धांत या सामान्य कीमत स्तर के समन्वय का अभाव पाया जाता है। नंबर 8, फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ। इस सिद्धांत से यह विदित नहीं होता कि अर्थव्यवस्था में तेजी व मंदी अर्थात व्यापार चक्र क्यों आते हैं। अन्य शब्दों में यह सिद्धांत दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करता है परंतु अल्पकालीन परिवर्तनों को स्पष्ट नहीं करता। नंबर 9, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग की लोच इकाई। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, परंतु वास्तविक जीवन में अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण मुद्रा की मांग की लोच इकाई के बराबर नहीं रह पाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।